सीजर की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। दे आर द एपिसोड्स ऑफ दे आर एपिसोड ऑफ एबनॉर्मल मोटर सेंसरी और मोटर सेंसरी ऑटोनॉमिक और साइकिक एक्टिविटी और एज ए combination as a combination of these। मैं इसका भी आपको मतलब समझाऊंगा, पहले एक बार डेफिनेशन लिख लो। which result from, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी भी पर्सन की एबनॉर्मल कोई भी एक्टिविटी हो गया, चाहे वो मोटर एक्टिविटी हो, चाहे वो सेंसरी एक्टिविटी हो, या फिर ऑटोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हो, अगर वो एबनॉर्मल है, क्योंकि देखो एक्टिविटी, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये हाथ हिल रहा है तो ये मोटर एक्टिविटी है, और यहीं मैं अगर बोलूँ कि भाई यही एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाए, अब ये नॉर्मल क्यों हो रही है, क्योंकि इस हैंड को मूवमेंट करने के लिए जितना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चाहिए था उतना मिल रहा है, और यहीं पे अगर एक्सेसिव डिस्चार्ज हो जाए इम्पल्सेस का, तो ये हाथ कैसे करेगा, ऐसे करेगा ना, तो ये क्या होगा, एबनॉर्मल एक्टिविटी हो गया है। ठीक है, तो वही वो कह रहा है, रिजल्टिंग विच रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस इम्पल्स, और कहाँ कहाँ से हो रहे हैं इम्पल्सेस, फ्रॉम सेरिब्रल न्यूरॉन्स। ठीक है, अब इसको समझते क्या कह रहा है ये। इसने कहा है कि ये एपिसोड्स हैं जो किसके हैं, या तो एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, या फिर एबनॉर्मल सेंसरी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, या फिर ऑटोनॉमिक और साइकिक एक्टिविटी, इनमें से कोई आपको एबनॉर्मल दिख सकती है, या फिर और एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, इन सभी का ग्रुप कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है, वो कहलाता है सीजर। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे एक्सेसिव डिस्चार्ज हुआ है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का, कहाँ से, सेरिब्रल न्यूरॉन से। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आपको किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एबनॉर्मल मोटर सेंसरी और ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं, तो वो चीज कहलाती है सीजर। अब ये सामने वाले में दिख रहा है आपको कि वो हो रहा है, तो आप उसे सीजर कह सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सीजर सामने वाले में क्यों आ रहा है, क्योंकि उसकी ब्रेन के अंदर उसके सेरेब्रल न्यूरॉन्स में से एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डिस्चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसके बारे में देखें कि भाई जो सीजर्स हैं, ठीक है, अब ये क्या कर सकता है, सीजर क्या कर सकता है, यहाँ पे पॉइंट्स लिखो, कैन अफेक्ट ऑल ब्रेन। ठीक है, क्या कह रहा है कि ब्रेन के, अब देखो ब्रेन आपको पता है ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और बेसिकली इन्हीं पार्ट्स को अभी तो हम सीजर्स पढ़ रहे हैं कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डिस्चार्ज हो गए ब्रेन के अंदर, सेरेब्रल न्यूरॉन, हमने सीजर कह दिया। अब जिस पार्ट से ये सपोज करो अगर राइट हेमिस्फीयर में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, या फिर लेफ्ट हेमिस्फीयर में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो जब इनकी आपको लोकेशंस पता लग जाए, इनकी साइड्स पता चल जाएगी, इस साइड से एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, वहां से इनके टाइप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह कह रहा है इट कैन अफेक्ट ऑल द ब्रेन। दूसरा, दे आर प्रोवोक्ड बाय ए अंडरलाइंग कंडीशन। अब इसने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, और यही लाइन सीजर्स को एपिलेप्सी से डिफ्रेंशिएट करती है, कि दीज जो सीजर्स होते हैं प्रोवोक होते हैं, यानी कि उनको प्रोवोक किया जाता है ना। जैसे मान के चलो अगर मैं कहूँ इसको, जैसे हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है ना, हाइपरनेट्रीमिया हो गया, हाइपोनेट्रीमिया हो गया, तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जिन्होंने सेरिब्रल न्यूरॉन्स को
प्रोवोक किया है ताकि वहां से क्या हो जाए, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का डिस्चार्ज ज्यादा हो जाए, एब्रप्टली हो जाए। तो सीजर्स जब भी देखने को मिलेगा वो हमेशा तभी मिलेगा जब उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसने उसको प्रोवोक किया हो, और वो कंडीशन एक्यूट होगी, क्रॉनिक नहीं होगी। जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, एक्यूट है ना, किसी को भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है ना, अगर आप या फिर हाइपोनेट्रीमिया है, सोडियम की कमी है, तो अगर आप सोडियम हाइपोग्लाइसीमिया ठीक कर दोगे, हाइपोनेट्रीमिया हाइपरनेट्रीमिया ठीक कर दोगे उस बंदे को, फिर सीजर्स आएंगे ही नहीं। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सीजर एंड एपिलेप्सी। ठीक है, यहाँ पे कोई अंडरलाइन कंडीशन है, कॉज नहीं है सीजर्स के अंदर, लेकिन एपिलेप्सी के अंदर एक पर्टिकुलर कॉज होता है जिसकी वजह से वहां पे क्या हो रहे होते हैं, सीजर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, हम एपिलेप्सी को भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो सीजर्स होते हैं वो प्रोवोक्ड होते हैं बाय अंडरलाइन कंडीशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने तो अगर इनके टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स आपको पता है, टाइप्स की फॉर्मेशन कैसे होती है कि जिस ब्रेन के पार्ट से, ब्रेन के किसी भी पार्ट से अगर सीजर डेवलप हो रहा है तो वो उसको हम उसी पार्ट का नाम दे देंगे, मैं आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सीजर समझ में आ गया होगा, सीजर्स के बारे में, डेफिनेशन क्या होती है सीजर्स की। ठीक है, और ये पूरे ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं, और ये प्रोवोक होते हैं। इस वाली कंडीशन को याद रखना, इस वाली कंडीशन को जरूर याद रखना कि सीजर्स आर प्रोवोक्ड बाय अंडरलाइंग कंडीशन। ठीक है, अब मैं बात करूं एपिलेप्सी के बारे में। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एपिलेप्सी, तो डेफिनेशन लिखो एपिलेप्सी की पहले, फिर इसको समझाता हूं। इट मीन्स द ब्रेन हैज अ, इसको मैं दूसरे पेन से लिखूंगा ताकि हाईलाइट हो जाए, persistent persistent tendency to produce recurrent and unprovoked seizures। ठीक है, तो उसने डेफिनेशन दे दिया आपको कि एपिलेप्सी क्या है। इट मींस द ब्रेन हैज अ परसिस्टेंट टेंडेंसी, कि परसिस्टेंट मतलब लगातार बनी हुई, एक लगातार टेंडेंसी है उसकी कि वो क्या कर सकता है, रिकरेंट, यानी कि बार बार एक सीजर आया, उसके बाद दूसरा आ सकता है, उसके बाद तीसरा आ सकता है, और ये सीजर्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, अनप्रोवोक्ड सीजर्स हैं। क्या है, अनप्रोवोक, यानी कि इनको कोई प्रोवोक नहीं कर रहा है। अब ये सीजर्स आ रहे हैं तो इनके पीछे कोई ना कोई कॉज है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने सीरीज के बारे में मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या बताया था कि दीज आर प्रोवोक्ड, ये कैसे हैं, प्रोवोक्ड है, ये इन्हें प्रोवोक किया जाएगा, इनको उकसाया जाएगा ना, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन थी, हाइपरग्लाइसीमिया थी, हाइपरनेट्रिया में कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन जो शॉर्ट टर्म है उसे आप ठीक कर सकते हो और उसके बाद उसको फिर कभी सीजर्स नहीं आएंगे, दैट इज सीजर्स। अब हाइपरग्लाइसीमिया ना होकर कोई ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से बार बार सीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, एक सीजर आज आया, फिर 2 महीने बाद आया, फिर 3 महीने बाद आ गया, तो यानी कि उसको क्या हो रहा है, बार बार सीजर्स आ रहे हैं। और एक इंसान ऐसा था जिसको सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया हुई तब उसको सीजर्स आए, तो उसके बाद से आज तक सीजर नहीं आए। तो पहले वाले को क्या था, सीजर, और दूसरे वाले को क्या था, एपिलेप्सी। समझ में आया, और समझ लो ध्यान से, अगर यहाँ पे कोई, पहले इसको हम और पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता दूंगा। ठीक है, और अच्छे से, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। इट इज द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिसऑर्डर दैट कॉज सीजर। और देखो यहाँ पे आपने दो तीन चीजें डिफरेंस पढ़ ली। एक तो यहाँ पे जो सीजर्स थे वो कैसे हैं, रिकरेंट हैं। दूसरे वो कैसे हैं, अनप्रोवोक्ड हैं। तीसरे उसने क्या कहा कि इन सीजर्स के पीछे क्या है, कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो जब ये चीजें आपको देखने को मिले तो वो कंडीशन कहलाती है एपिलेप्सी। ठीक है, तो आगे इसके बारे में और लिख लो।
अब चलो लिख लेते हैं एक बार कि अगर मैं कहूँ कि अगर आपको, सॉरी हाँ यहीं तक है, ठीक कोई बात नहीं। अगर मैं कहूँ कि आपको क्लासिफिकेशन करना है सीजर्स का, कि भाई कि नहीं सॉरी एपिलेप्सी और सीजर्स में से डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप कैसे बताओगे कि ये वाला सीजर है और ये वाली एपिलेप्सी है? तो उसके लिए लिख लो, इफ इफ टू और मोर unprovoked seizures occurring more than 24 hours apart। एक तो उसने पहली कंडीशन ये कह दी कि भाई अगर किसी बंदे को 24 घंटे के अंदर अंदर दो या उससे ज्यादा अनप्रोवोक्ड सीजर्स आ रहे हैं, यानी कि ना तो उनके अंदर कोई हाइपोग्लाइसीमिया था, ना उनके कोई हाइपोनेट्रीमिया था, ना हाइपो कैल्शियम था, यानी कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं थी, और उसके बाद भी उसे क्या आ रहा है, सीजर्स आ रहे हैं, और 24 घंटे के अंदर अंदर दो या दो से ज्यादा सीजर्स आ चुके हैं, तो वो कंडीशन कहलाएगी एपिलेप्सी। वो दूसरा कहता है इसके अलावा और या तो ये कंडीशन हो या फिर वन unprovoked seizure, one unprovoked seizure with a high likelihood high likelihood of further seizure over the next 10 ईयर। यहाँ पर उसने कहा है या तो उसको 24 घंटे के अंदर दो या दो से ज्यादा अनप्रोवोक सीजर्स आ रहे हो, है ना, अनप्रोवोक का मतलब समझ चुके हैं जिसके अंदर कोई भी कंडीशन ना हो। कॉजेज हो सकते हैं, कंडीशन नहीं है। अब कॉज और कंडीशन में डिफरेंस है, ठीक है। कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया या फिर हाइपरनेट्रीमिया और हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है, ये सारी क्या है आपकी कंडीशंस हैं, कॉजेज नहीं है। कॉजेज कोई भी ट्यूमर हो सकता है, कोई भी आरटीए हो सकता है, सॉरी आरटीए नहीं हो सकता, ट्रॉमा हो सकता है जो लॉन्ग मेजर अफेक्ट हो ट्रॉमा का, दूसरा कोई डिजीज कंडीशन हो सकती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं, कॉजेज हैं और कंडीशंस अलग हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि या तो 24 घंटे के अंदर दो या दो से ज्यादा अनप्रोवोक्ड सीजर्स आ रहे हो, या फिर एक अनप्रोवोक्ड सीजर आया हो, और हाईली लाइकलीहुड का मतलब क्या है कि चांसेस है कि अगले 10 साल में चांसेस है कि अगले 10 साल में उससे फिर से कोई और सीजर आ जाए। तो इन दोनों कैटेगरीज के बेस पर हम क्या बोलेंगे उसको, क्या है वो एपिलेप्सी है, ना कि वो सीजर, ठीक है। अब सीजर और एपिलेप्सी के बीच में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सीजर और इधर एपिलेप्सी। जो सीजर होता है वो प्रोवोक्ड होता है, ये अनप्रोवोक्ड होते हैं, ये नॉन रिकरेंट होते हैं, रिकरेंट नहीं होते हैं ना, ये रिकरेंट होते हैं, ये रिजॉल्व आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट देने के बाद रिजॉल्व हो जाते हैं, हाई चांसेस ऑफ रिकरेंस आफ्टर अक्रेंस, यानी कि वो डिजीज कंडीशन अगर हम ठीक भी कर दें तो दोबारा आएगी, तो फिर से सीजर आएंगे, है ना। दूसरा जो होता है नो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, डिसऑर्डर, सॉरी प्रेजेंट, ठीक है।
तो ये मेन डिफरेंस है किसके बीच में, आपका सीजर और एपिलेप्सी के बीच में।